कि इन्वेस्टमेंट क्या है और ये क्यों करना चाहिए। तो जब पिताजी ने खरीदे हो सकता है 10,000 के खरीदे हो, 20,000 के खरीदे हो, और आज वो 2-5 करोड़ रुपए के हो गए, कुछ के तो 100 करोड़ के भी हो गए। किसी का कोई बोलता है मेरे पिताजी ने एक छोटी सी जमीन ली थी 1 लाख रुपए में, आज वो 10 करोड़ की हो गई है। तो क्या हुआ, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट हुई। कैसे हुई? एक निवेश करने से। 60% जो लोग कौन बनेगा करोड़पति में जीते हैं, सबका पैसा 2 साल के अंदर खत्म हो गया। ठीक है, एक सुशील सिंह थे बिहार के, 5 करोड़ जीते थे, 5 करोड़ रुपए जीते थे। चेक साइन कर रहा हूं, 5 करोड़ रुपए का चेक 2 साल में खत्म हो गए, वापस जीरो हो गए। हमने ये हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ये इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और एक शौक भी पूरा हो जाता है। पर एक्चुअल में गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए? अभी ना मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक एक्ट्रेस का, उनका नाम है रिद्धि डोगरा। उन्होंने शाहरुख खान के साथ जवान मूवी में काम किया। उनका भी डिवोर्स हुआ रिसेंटली। तो उन्होंने बताया कि मेरे को डिवोर्स के बाद समझ आया कि फाइनेंशियल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। सर, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आम व्यक्ति अपने इनकम को कैसे अच्छा करे ताकि वो इन्वेस्टमेंट में लगा सके पैसा? आप वॉरेन बफेट की जर्नी देखिए। 11 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 60 साल की उम्र यानी 49 ईयर्स में उनकी नेटवर्थ पहुंची $1 बिलियन। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस के क्लेम्स ही नहीं जाते, क्योंकि उनके बच्चों को पता ही नहीं है कि जो है इंश्योरेंस का क्लेम डालना है। तो पता ही नहीं उनके फादर के पास इंश्योरेंस। तो उस एज में मतलब किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पे इन्वेस्ट कर सके वो इजीली और सेफ हो? आपने पूछा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं कहूँगा शुरू में आप सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मैंने आपको फाइनेंस को कैसे अच्छा करना है वो भी बता दिया। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है ज़ीरो से लेके, तो वो भी मैंने वीडियो डाली है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के वीडियो देखो। और अब मैं आई हूँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि अगर आपने फाइनेंस अच्छा कर लिया, बिजनेस करने लग गए हो, पैसा इकट्ठा होने लग गया है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और कैसे करना है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास है। आपने उनकी रील या फिर वीडियो ज़रूर ही देखी होगी, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। आज मैं मिलवाने जा रही हूँ जिस गेस्ट से, उन्होंने बच्चे से लेके बड़े से लेकर के सभी को फाइनेंस अच्छा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कहाँ करना है, ये बहुत अच्छी शिक्षा दी है उन्होंने। तो आज हम मिलने जा रहे हैं संजय खतूरिया सर से। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया लक्ष्मी मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट इज़ माई प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सर, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात करते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है और ये क्यों करना चाहिए? देखिए, आप जनरली लाइफ में मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद अगर आप उस पैसे का सही उपयोग नहीं करेंगे, उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी भर आपको पैसे कमाते रहना पड़ेगा। तो एक पॉइंट आना चाहिए कि जब आपको एक्टिवली काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई फोर्स कर रहा है कि आपको एक्टिवली काम करना ही करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने गोल्स को लाइफ में अचीव कर सकें, आप अपने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके, ताकि आपको टाइम ट्रेड ना करना पड़े कि आप टाइम दे रहे हैं और उसकी जगह आपको पैसे मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट से आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ की अचीव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम जनरेशनल वेल्थ कहते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी ने शेयर्स खरीदे थे और आज वो 2 करोड़ के हो गए, 5 करोड़ के हो गए। तो जब पिताजी ने खरीदे हो सकता है 10,000 के खरीदो, 20,000 के खरीदो, पर आज वो 2-5 करोड़ रुपए के हो गए, कुछ के तो 100 करोड़ के भी हो गए। किसी का कोई बोलता है मेरे पिताजी ने एक छोटी सी ज़मीन ली थी 1 लाख रुपए में, आज वो 10 करोड़ की हो गई है। तो क्या हुआ, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट हुई। कैसे हुई? एक निवेश करने से हुई। तो निवेश वो ताकत रखता है कि आपके लिए जनरेशनल वेल्थ भी क्रिएट कर सकता है और आपके लिए जो है शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करवा सकता है। सर, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कोई एज लिमिट होनी चाहिए? कोई एज है? एज इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट। वैसे तो जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है, बट आपको देखना चाहिए कि आपको गोल क्या रखना है, कब अचीव करना है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई 21 ईयर्स का है और उसको 25 तक शादी करनी है, उसको पता है मेरे को 25 के आसपास शादी करनी है, ठीक है, तो अब उसके पास 4 साल का टाइम है। अब उसको शादी के लिए 20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तो उसका गोल हो गया 20 लाख रुपए इकट्ठा करना है अगले 4 साल में, तो वो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। अब कोई व्यक्ति है वो बोलेगा मेरे को 35 की एज में घर खरीदना है, तो वो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। और कोई व्यक्ति बोलेगा मेरे को 45 पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मेरे पास अच्छा पैसा होना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। तो अगर आप गोल्स बनाते हैं तो गोल्स के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होता है। और एज सुन एज यू स्टार्ट मेकिंग मनी, जैसे आप पैसा बनाना चालू करो, चाहे 20 साल की उम्र में करो, 25 में करो, जब भी करो, आपको इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए।
पर सर जैसे जो आपने बोला 21 साल में ही शुरू कर दो, तो 21 साल में मोस्टली कॉलेज में होते हैं, तो उस एज में मतलब किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पे इन्वेस्ट कर सके वो ईजिली और सेफ हो वो? देखिए, आप चाहे 21 साल के हैं, अगर आप समझिए कॉलेज में हैं, तो शायद आपकी आमदनी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आमदनी हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए। अब आमदनी हो, चाहे 21 की उम्र में हो, चाहे 18 की उम्र में हो, चाहे 25 की उम्र में हो, जो उम्र में भी हो। काफ़ी आजकल देखते हैं हम यंग बच्चे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, तो पहले कमाना चालू कर देते हैं। तो जब आपकी आमदनी चालू हो, जब आपकी इनकम चालू हो, तो आपको इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए। और आपने पूछा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं कहूँगा शुरू में आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप ज़्यादा स्टॉक्स, ऑप्शंस, ये वो क्रिप्टो एक बार मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चालू करिए। हैबिट डालिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट होती कैसे। तो हैबिट जैसे ही आप डालेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको वो हैबिट बन जाती है, तो आपको अच्छे रिटर्न्स आगे जाके मिल सकते हैं। सर आपने म्यूचुअल फंड बोला, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि ये कैसे होता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS कहते हैं, उसका शेयर चल रहा है फॉर एग्जांपल 3,000 रुपये का। अब आपके पास 2,000 रुपये हैं, क्या आप उसका शेयर खरीद सकते हैं? नहीं। ठीक है, मेरे पास 2,000 है, आपके पास 2,000 है, क्या हम मिलकर शेयर खरीद सकते हैं? हाँ। तो दिस इज म्यूचुअल फंड। जब सब लोग मिल के पैसा दे देते हैं और वो जो मैनेजर है जो म्यूचुअल फंड चला रहा है वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स करता है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है। हम कंपनी को स्टडी नहीं कर सकते, हमें बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती। जो भी आम निवेशक है उसको ये सब चीज़ें नहीं आती। तो क्योंकि उसको नहीं आती है तो उसको ये सब करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिसका काम उसी को साझे बाकी करे, जो ऐसे वो कहावत भी है ना हमारे। तो आपका काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, आपका काम है काम करना, तो आप अपना काम करिए। इन्वेस्टमेंट आप जिसका काम है उसको दे दीजिए, वो करता रहेगा। म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है, उसमें एक्सपर्टीज़ होती है, उसको नॉलेज होती है, वो बहुत साल निकाल चुका होता है मार्केट्स में, उसको समझ आती है चीज़ों की, वो गेस कर सकता है, उसको ट्रेंड्स पता होते हैं, उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो लेट हिम डू हिज जॉब, उसको हम क्यों पीछे मतलब उसके काम में पड़े। तो म्यूचुअल फंड जो है वो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है और उसके माध्यम से ग्रोथ लेके आता है। आपने ये जो कहा, ये म्यूचुअल फंड वाले जो जिसका काम है उसी को साझी, तो उस पर्सन को हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं? बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में, आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप डाल सकते हैं। कोई मैं पर्टिकुलर ऐप का नाम नहीं लूँगा, जिसकी जो चॉइस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बस यही देखना है कि क्या वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है तो आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, शेयर मार्केट रिस्क होता है, मार्केट का प्राइस, शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, परेशान कर सकता है आपको। तो उस परेशानी को अगर आप नहीं झेलना चाहते तो आप डेफिनेटली अपने लिए एक म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा डाल सकते हैं और इक्विटी में आपको लंबे समय में निवेश में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं। पर वही, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन छोटा है, आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप जो है फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं, लिक्विड फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, पर आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको एक फिक्स्ड रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल के हिसाब से और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। देखिए, अब जैसे किसी की हेल्थ ख़राब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, और हर चीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट है। वैसे फाइनेंस के लिए भी स्पेशलिस्ट है, तो आप उनके पास जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे आपके लिए क्या सूटेबल है। आप उनको बताएंगे मेरा गोल क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मुझे कितना रिस्क लेना है, मुझे कितना रिस्क नहीं लेना है, उसके हिसाब से वो आपके लिए एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर देते हैं। तो उनकी सर्विसेज लीजिए और उनके हिसाब से आप अपना निवेश कर लीजिए। पर सर, एक आम जो व्यक्ति होगा वो कैसे इन लोगों तक पहुंचेगा? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसको तो पता भी नहीं होगा कि एक तो म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, उसको ये सारी चीज़ें नॉलेज नहीं पता। ऊपर से वो तो अपने बैंक को ही जा करके, ज़्यादातर जो आम इंसान होता है या तो LIC करवा लेता है, ठीक है, उसको ये छोटी मोटी चीज़ें ही पता होती हैं, या फिर जैसे अपने कोई ज़मीन खरीद लिया या फिर थोड़ा सा गोल्ड में पैसा लगा लिया। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड खरीदो, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उनको कैसे ढूंढे फिर? देखिए, अगर आपको अभी बिल्कुल कुछ पता नहीं है तो आपका जो बैंक है, जिस भी बैंक में आप बैंकिंग करते हैं, आप उसके पास चले जाइए। वो वहाँ पे कोई ना कोई आपको मैनेजर मिल जाएगा जो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझा देगा, सिखा देगा और आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करवा देगा। आप उसको बस इतना बोलिए मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, फिर वो आपके साथ बैठेगा, आपके साथ गोल प्लानिंग करेगा और राइट म्यूचुअल फंड आपको वो सजेस्ट करेगा और आप उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम गवर्नमेंट चूज़ करिए, प्राइवेट बैंक? कोई भी बैंक चूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि देखिए आप जिस भी बैंक में काम करेंगे एक अच्छा बैंक होगा, बढ़िया बैंक होगा। अगर प्राइवेट देखेंगे तो प्राइवेट के भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट के भी अच्छे हैं। तो आप किसी भी बैंक में जाइए, उनका इन्वेस्टमेंट डिवीजन होता है, वो आपकी हेल्प कर देगा इस चीज़ के लिए। सर मैंने ना आपका एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर के सुना था, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। हमने ये हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ये इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और एक शौक भी पूरा हो जाता है, पर एक्चुअल में गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए? देखिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, गोल्ड में पैसा डालने के, इन्वेस्ट नहीं कहूँगा, गोल्ड में पैसा डालने के 4-5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप जो है वो बार खरीद सकते हो, जिसे बुलियन कहते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम सिक्का, 1 ग्राम का सिक्का, 2 ग्राम का सिक्का, 10 ग्राम का सिक्का, 50 ग्राम का, जितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उस हिसाब से कर सकते हो। अब गोल्ड का इसका जो यूज़ होता है वो ये होता है कि आप बेसिकली गोल्ड खरीद के रख लेते हो, आपको लगता है मेरे पास गोल्ड मेरा आ गया, अभी ज्वेलरी आपको चाहिए नहीं तो इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। पर अगर आप निवेश के लिए इस तरीके से खरीदो तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये आपको 3% GST भरना पड़ता है जब आप गोल्ड लेते हो। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका गोल्ड का रेट कभी कभी ज्वेलर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा देता है, ठीक है। जब हम नॉर्मल ज्वेलरी हाँ, खरीदने जाते हैं, नहीं, जब आप बुलियन भी खरीदने जाते हो, अच्छा। कॉइन भी खरीदने जाते हो, तब भी वो ज़्यादा लगा सकता है, अच्छा, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है, आप उसको सिक्योर करना पड़ेगा लॉकर में, तो लॉकर के भी चार्जेस लगते हैं साल के। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। फिर दूसरा, आप ज्वेलरी खरीद लो। ज्वेलरी आपके शौक के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी में आपका 8 से 10% मेकिंग चार्जेस आ जाता है, हाँ, 3% GST आ जाता है, तो ऑलरेडी आपने 12-13% ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। जब आप उसको पिघलाने जाओगे गोल्ड को, ज्वेलरी को, तो भी कुछ लॉस हो जाता है, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं। तो इसलिए गोल्ड में अगर आपको निवेश करना है तो ज्वेलरी में नहीं करना चाहिए। ज्वेलरी आप तब करिए जब उसका यूज़ हो, फॉर एग्जाम्पल शादी है, कोई ऑर्नामेंटल यूज़ है, कोई फंक्शन है, तब आप ज्वेलरी ले लीजिए, कोई चक्कर नहीं। तो ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरा तरीका होता है, वो होता है डिजिटल गोल्ड। जैसे MMTC वेबसाइट है और बहुत सारी और भी ऐप्स हैं जहाँ पे आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हो। अब डिजिटल गोल्ड खरीदने के 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आप है ना 11 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हो। अच्छा, जब आप गोल्ड फिजिकल लेते हो तो आपको मिनिमम 1 ग्राम खरीदना है, यानी कि 10,000 रुपये से नीचे का आप गोल्ड नहीं खरीद नहीं पाओगे। खरीद सकते। पर यहाँ पे आप 10-11 रुपये का से भी गोल्ड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपका GST लगता है, 3% का GST लगता है। पर इसमें सबसे बढ़िया बात है कि आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, तो आपको स्टोरेज चार्जेस नहीं लगते। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप बेचने जाते हैं तो कभी कभी राइट प्राइस नहीं मिलता आपको, बायर नहीं होता आपके पास, तो ये एक परेशानी है डिजिटल गोल्ड के साथ। चौथा जो तरीका है वो है कि गोल्ड के ETF में आप पैसा डाल सकते हो। ETF? हाँ, ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आप स्टॉक मार्केट में जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके गोल्ड का ETF परचेज कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास गोल्ड आता नहीं है, आपका गोल्ड का प्राइस आप खरीद सकते हो जिस भी प्राइस पे आपको खरीदना है। इसमें आप 10 रुपये से भी खरीद सकते हो, ठीक है। 10 रुपये से लेके जितना खरीदना है खरीद सकते हो। इसमें आप हर महीने 10-10 रुपये डाल सकते हो, 20-20, 50-50, 100 जो डालना है आपको डाल सकते हो, जिसे हम SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, वो कहते हैं। और इसमें आपको 3% का GST भी नहीं लगता और कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता। और जब आप इसको रिडीम करोगे कभी भी, तो जब वो पैसे आ जाएंगे तो उससे आप जाके फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हो। कल को अगर आपको समझो आज आपको फिजिकल गोल्ड की ज़रूरत नहीं है, और आप जैसे क्या होता था पुराने ज़माने में कि माँ बाप हर महीने जाके एक 5,000 का सोना ले लेते थे, या 2 ग्राम 3 ग्राम सोना ले लेते थे, हाँ। कि भाई बेटी की शादी होगी तो उसके लिए जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा। पर अब है ना वो तरीका सही नहीं है। उससे अच्छा आप ETF खरीदते रहो। 25 साल में जितने भी आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे ETF के, वो उस दिन आप बेचो, जो पैसा मिले उससे जाके आप इमीडिएटली उसी दिन गोल्ड खरीदो। आपको क्यों गोल्ड अपने पास रखना है? तो ये एक बेनिफिट हो जाता है जब आप ETF से निवेश करते हो। 5वां एक तरीका था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सरकार लेके आई थी कि आप गोल्ड खरीद सकते हो और 8 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा। आपको साल का 2.5% के आसपास का ब्याज भी मिलेगा, अच्छा, ठीक है, ब्याज भी मिलेगा और गोल्ड का जो भाव बढ़ेगा वो भी आपको फायदा हो जाएगा। पर वो स्कीम इतनी सुपर हिट हुई कि गवर्नमेंट को नुकसान हो गया, तो अब उन्होंने वो स्कीम बंद कर दी, ठीक है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो ये तरीके हैं जिससे आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो हम ज्वेलरी रूप में खरीदते हैं गोल्ड को, वो सही नहीं है? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं अगर आपका ऑर्नामेंटल यूज है, शादी है, कोई फंक्शन है, तो अलग बात है, तो आप नहीं, ज़्यादातर जैसे आम उसको लूँ जनता को, तो वो गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से लेती है कि ज्वेलरी ले लिया, अच्छा अभी बच्चे के लिए कान का ले लिया, भले ही वो आने वाले 20 साल बाद यूज होना है, बट वो आज ही खरीद लेती है, तो वो चीज़ सही नहीं है। देखिए वो मेरे हिसाब से एक सही तरीका नहीं है। इट इज़ बेटर कि आप
आराम से डिजिटल गोल्ड लीजिए, ETFs लीजिए, और उसके बाद जब आपको जरूरत पड़े, जो ETF लेते हैं वो भी बेचारे फिजिकल गोल्ड ही ले रहे होते हैं नीचे, जहाँ जिनको पैसा देते हैं वो भी फिजिकल गोल्ड ले रहे होते हैं। तो एंड ऑफ द डे व्हाई डू यू वांट टू होल्ड गोल्ड? देखिए गोल्ड आप कितना ही ले लोगे, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। अब 10-50-100 ग्राम के लिए अगर आप गोल्ड रखोगे, बाई चांस आपके घर में चोरी हो गई, कुछ हो गया, कुछ इशू हो गया, तो क्यों आप इतना कॉस्ट बेयर कर रहे हो? आराम से डिजिटल गोल्ड रखो अपने पास, ETF रखो, बहुत बढ़िया। सर, जो 10 या 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? उनकी तो खर्ची इतनी ज़्यादा होती है, तो कौन से ऐसे छोटे इन्वेस्टमेंट में जाए जिससे उनका इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाए और उनका फिर खर्च भी चालू रहे? देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा कमा रहा हो, हाँ, मैं ये नहीं मान सकता कि वो 500 रुपये साइड नहीं रख सकता। 10,000 कमा रहे हो तो आप ये मान लो आपकी इनकम 9,500 है। आप 20,000 कमा रहे हो तो आप मान लो कि आपकी इनकम 19,000 है। आप 30,000 कमा रहे हो तो आप मान लो कि आपकी इनकम 28,000 है। और वो पैसा आप SIP में, म्यूचुअल फंड में डाल दो। अब क्या इससे आप अरबपति बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनोगे, ठीक है। पर अगर आप ये लंबे समय तक करोगे, फिर आपकी आमदनी बढ़ेगी, फिर आप अपना निवेश बढ़ाओगे, तो ये एक हैबिट बन जाएगी, ठीक है। हैबिट का खेल होता है सारा। अगर आप हैबिट बना लोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको कोई भी आपकी इनकम हो, उसमें से ऊपर में से इनकम में से माइनस करो कि वो है ही नहीं, वो मेरा 10,000 नहीं, मेरी 9,500 की कमाई है, ठीक है। आप तो SIP एज लो एज 250 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, तो आप 250 रुपये डालो ना, स्टार्ट तो करो, फिर आपको मज़ा आएगा जब आप कुछ महीने बाद देखोगे आपके 3-4 हज़ार रुपये बन चुके होंगे साइड में। बोलो हाँ यार 3-4 हज़ार रुपये हो गए, चलो और डालते हैं। अब 500 नहीं 250 नहीं डालेंगे, 500 डालेंगे। अच्छा, फिर आपने देखा यार 8-10 हज़ार रुपये हो गए, फिर आपने और डाल दिया, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। हमने हमारे मेड का चालू किया था 10 साल पहले 1,000 रुपये से। अच्छा, आज वो खुद ही 3,000 रुपये डालती 3,000 रुपीज़ वो खुद ही इन्वेस्ट करती है। तो 1,000 रुपये से स्टार्ट किया था, 3,000 रुपये। अब आप सोचो कि इस 10 साल में उसने कितना पैसा डाल दिया, करीबन 2 लाख रुपये डाल दिया, जिसकी वैल्यू आज करीबन 5-5.5 लाख रुपये। तो कितनी बड़ी बात है उनके लिए, 5-5.5 लाख उनके लिए तो मतलब ऐसा लगता है वाह, उनको सिक्योरिटी होती है ना। 5-5.5 लाख उनकी कमाई कितनी है? 15,000 रुपये। आप सोचो आज 30 महीने की जो उनकी कमाई है वो उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट में रखी हुई है। तो ये हम अपने होम हेल्पर्स को कराते रहते हैं कि करो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, हम दे देंगे, तुम्हारी तनख्वाह से रोक लेंगे। नहीं तो उनकी तो तनख्वाह खत्म हो जाएगी, वो तो आप उनको कितनी भी तनख्वाह दो वो खत्म हो जाएगी। हाँ, वही एक्चुअली हैबिट नहीं है, आपने जैसे हैबिट कहा, नहीं है कि 10,000 का खर्चा है तो हम ज़्यादा ही करते हैं, कम Yes, नहीं करते। yes. तो आपको जैसे अगर क्रेडिट कार्ड को लेके कर लिया, हाँ। उसका 500,000 उसमें से खर्च कर लिया, फिर नेक्स्ट मंथ उसको भरने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसमें भरना है, उसका स्ट्रेस। तो प्रेशराइज करना पड़ता है अपने आप को। हैबिट, देखो कोई भी हैबिट बनाने के लिए अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ता है। जल्दी उठना है आपको प्रेशराइज करना पड़ता है, जल्दी सोना है आपको प्रेशराइज करना पड़ता है। तो भाई इसी तरीके से अगर आपको पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, सीखना है, तो ये, और आपको पता नहीं चलता 10 साल के दौरान में आपको बहुत अच्छी वेल्थ बन जाती है। जैसे आप यहीं देखिए 5-6 लाख रुपए बन गए, 15-20 हज़ार रुपये की कमाई है, 25-30 महीने की कमाई अब आपके पास अकाउंट में, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। आज उसको घर लेना है, कोई डाउन पेमेंट करनी है, कर सकती है। पर सर, ये जो आपने म्यूचुअल फंड बोला, तो ज़्यादातर लोग ना म्यूचुअल फंड SIP को लेकर के डरते हैं, उनको लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये डर उनका सही है? देखिए, पैसा डूबता नहीं, डूबने का मतलब क्या होता है? आपने 100 रुपये डाले, वो जीरो हो गए, हाँ, यही डूबना होता है। हाँ, ठीक है, तो आप बैटिंग क्यों करते हो? आप लॉटरी की टिकट क्यों खरीदते हो? उसमें डूबते हैं पैसे। वहां तो आदमी डाल रहा है मजे से, जाता है, बोलता है वाह यार मेरे को 2 टिकट दे दे 100 रुपये की। क्यों? वहाँ 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, 2 करोड़ रुपए बन जाएगा। हाँ, फिर वो महीने बाद नहीं लगता, बोलते ठीक है, छोड़ दिया, 200 रुपये तो गए भाई। ये 200 रुपये SIP में डाल देता, जीरो नहीं होते, 180 हो जाते, 160 हो जाते। अगले महीने फिर से डाल देता, वो बढ़ जाते। कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी मार्केट नीचे जाएगी, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। पर अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट्स में हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कभी भी परेशानी नहीं होगी। मैं जैसे बताता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड है जो 1995 में आया था, ठीक है। उस म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 1995, आज हम बैठे हैं जुलाई 2025 में, 30 ईयर्स, 30 साल हो गए उसको, 30 साल 6 महीना। वो म्यूचुअल फंड आया था 10 रुपये का, आज पता है कितने का? कितने का बताओ। 10 रुपये का, लाख में?
10 रुपए का एक यूनिट था, आज कितने का होगा? एक यूनिट कितने का होगा? एक यूनिट हज़ारों में होगा सर। हज़ारों का? हाँ। 2200 रुपए का एक यूनिट है। 10 रुपए का यूनिट था, आज 2200 रुपए का है। कितने गुना हुआ पता है? 220 गुना। ठीक है, अगर आपने उस फंड में 1 लाख रुपए डाले होते तो आज कितने होते? 2 करोड़ 20 लाख रुपए। 2 करोड़, हाँ। 2 करोड़ 20 लाख रुपए होते अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो। ठीक है, अगर आपने उस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो आज कितनी होती? आपने डाले होते 36 लाख रुपए, उसकी वैल्यू आज होती 22 करोड़ रुपए। आपने डाले होते 36 लाख रुपए, उस 36 लाख की वैल्यू होती 22 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आप बोलोगे उस टाइम 10,000 बहुत ज़्यादा था सर, नो प्रॉब्लम, 1,000 रुपए डालते तो आपने डाले होते 3,60,000 रुपए, आज वो होते 2 करोड़ 20 लाख रुपए। नहीं सर, 1,000 रुपए भी बहुत ज़्यादा थे, 100 रुपए डाले होते। ठीक है, तो आपने 100 रुपए डाले होते तो आपने कुल मिला के 36,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती, जिसमें आज 22 लाख रुपए आपके पास होते। अरे आप जितना डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, जितनी देर के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा बन जाएगा, सिंपल रूल है। तो मुद्दा बहुत सिंपल है, लंबे समय में आपको म्यूचुअल फंड फायदा देगा। अब लंबे समय का मतलब होता है 10 से 15 साल आपको इन्वेस्ट करना है। और भाई आपका किसी का एक कपल है, कपल का बच्चा होता है, हाँ। तो बच्चे पे आप 22 साल इन्वेस्ट करते हो ना, आप उसको पढ़ाई करवाते हो, आप क्या पहले दिन से बोलते हो यार मेरे को चल तू कमाई करके दे देख मैंने तेरे पे 2 लाख रुपए डाल दिए, तेरे को क्या कहते हैं हॉस्पिटल से बाहर निकालने के 2 लाख रुपए, चल कमा के दे, ऐसे थोड़ी होता है। आप उसको 22 साल देते हो। इसी तरीके से एक और बच्चा पैदा कर लो जिसका नाम SIP है, उसको भी 22 साल दे दो। इस बच्चे पे 10,000 रुपए महीना डाल रहे हो, 20,000 रुपए महीना डाल रहे हो, उस पर भी डाल दो 10,000 रुपए महीना। ये बच्चा कल को साथ देना दे, वो जरूर देगा। ये हो सकता है गायब हो जाए कल कि नहीं मैं नहीं ध्यान देता आपका, ये जा सकता है। ये हमें नहीं पता ये 22 साल बाद पैसे कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, वो बच्चा आपका ध्यान जरूर देगा। तो जिस तरीके से आप बच्चे को बड़ा करते हो, इन्वेस्ट करते हो बच्चे में, इसी तरीके से आप एक SIP में भी इन्वेस्ट करो और देखो आपको क्या फ़ायदा मिलता है। सर, इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या हमारा फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, ये ज़रूरी है? नहीं, देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है, हैबिट को आप 500 रुपये से भी स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 250 से भी स्टार्ट कर लीजिए। पर इन्वेस्टमेंट के पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना होता है। भारत में 4 में से 3 लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। हाँ। अब इमरजेंसी फंड का उपयोग कब आता है? कोविड हो गया, लोगों की नौकरी चली गई, इनकम खत्म हो गई। ठीक है, अब लोगों को समझ नहीं आ रहा करना क्या जीवन में, जीवन बचेगा कभी नहीं बचेगा, कुछ नहीं पता भी किसी को। पर उस समय पे जिस परिवार में उनके पास खर्चों का 6 महीने का फिक्स डिपॉजिट था, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, आ गए, वापस हो गया चीज़ें। तो आपके पास जो है 6 महीने का आपका खर्चे का FD होना चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं, सोचते हैं कि यार मेरे पे तो कोई विपदा आपदा आएगी नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं तो भगवान हूँ मुझे कुछ होने वाला है, मैं थोड़ी मतलब मेरे को मेरी जॉब थोड़ी जा सकती है। हाँ। मेरे बगल वाले की जाएगी, मेरी थोड़ी जाएगी। सही बात है। तो ऐसे नहीं होता और हम चाहते नहीं ऐसा हो, पर ऐसा हो सकता है। हाँ। आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट पहनते हैं, आप इसलिए नहीं पहनते क्योंकि आपका एक्सीडेंट होगा, आप इसलिए पहनते हैं कि अगर हो गया तो आप बच जाएंगे, आप सेफ रहें। ठीक है, आप सेफ रहेंगे। इसी तरह इमरजेंसी फंड है कि आप नहीं चाहते आपकी नौकरी खत्म हो, आप नहीं चाहते आपकी आमदनी बंद हो, बट हो सकती है, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले अपनी इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए, धीरे धीरे पैसा डालिए, एक फिक्स डिपॉजिट बनाइए, हर महीने आके उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए और इतना बना लीजिए कि आपके 6 महीने के खर्चे आपके पास आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये कीजिए, एक हैबिट आपने इन्वेस्टमेंट की बना ली, 250 रुपये, 500 रुपये, जो भी है, जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। हम जनरली कहते हैं कि जो भी आपकी आमदनी है उसका 20% मिनिमम आपका सेविंग रेट होना चाहिए, मतलब आप पैसा उतना बचाना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो आपको लेना है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आज हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हेल्थ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में पछताना पड़ेगा। एक बीमारी आएगी और आपका सारा पैसा साफ करके चली जाएगी। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जितना यंग आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे आपका प्रीमियम उतना कम होगा। और मिनिमम 10 लाख रुपए की आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, धीरे धीरे करके वो 10 लाख का 15 हो जाएगा, 15 का 20 हो जाएगा, नो क्लेम बोनस मिलता रहेगा और आपका वो वैल्यू इंश्योरेंस की बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें करिए, इन्वेस्टमेंट भी करिए, पर ये भी चीज़ें साथ साथ इमीडिएटली बिल्ड कर लीजिए। इसके बाद क्या है ना कि
अब देखिए लक्ष्मी मैम, इसके बाद क्या है कि व्यक्ति को लगेगा मैं सेफ हो गया हूँ, हाँ मेरी आमदनी गई तो मेरे पास इमरजेंसी फंड है, मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हाँ अब मेरे को स्ट्रेस नहीं है। हाँ देखिए, आप अपने परिवार का जो है ख्याल रखते हैं, अब अचानक से आपका ही ख्याल नहीं रखा कोई, मतलब आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो परिवार का ख्याल कौन रखेगा? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी है, तभी जाके आप जो है अच्छे तरीके से अपने परिवार का भी ख्याल रख पाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी, तो मैंने काफ़ी टाइम LIC में जॉब किया है। तो LIC में क्या होता है ना कि वो लोग भी सेल करते हैं, तो उसमें मैंने ज़्यादातर लोगों को ऐसे देखा है जो आम आदमी है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो करवाते भी LIC। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उसमें ज़्यादा उनको फ़ायदा होता नहीं है, जैसे उनका कवरेज भी दिया जाता है, एक्सीडेंटल कवर दिया जाता है, तो क्या वो कवर ठीक है? लोग क्योंकि ना वो कवर को लेकर के ही सोचते हैं यही हो गया ना मेरा एक्सीडेंटल वाला, तो मैंने बहुतों को ऐसा देखा है, तो वो सही है? देखिए, क्या होता है कि क्लासिक केस है इंश्योरेंस में कि जब एक इंश्योरेंस एजेंट किसी क्लाइंट के पास जाता है तो कहता है भाई देखो आपको इंश्योरेंस चाहिए, कल को आपको कुछ हो गया हाँ तो बोलता है ठीक है दो, तो वो बोलता है जी आपको इतना प्रीमियम देना है। हाँ तो क्लाइंट क्या पूछता है, अगर मैं जिंदा बच गया तो? ठीक है, तो मतलब आप इंश्योरेंस मरने के लिए तो ले नहीं रहे हो। हाँ तो ये माइंडसेट जो है ना वो क्लाइंट को चेंज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा जिस तरीके से अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, जिस तरीके से आप खर्चे करते हैं, कुछ बेसिक खर्चे होते हैं। अगर आप कैब में बैठेंगे तो आपका कैब का खर्चा आएगा, आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस आने जाने का खर्चा आएगा। उसी तरीके से लाइफ का एक एक्सपेंस है जो है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। और ये आप इसलिए पैसा नहीं दे रहे कि भगवान करे आप बीमार हो जाए और भगवान करे आप मर जाएं, आप इसलिए दे रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो आप इंश्योरेंस को खर्चा मत मानिए, आप इंश्योरेंस को लाइफ का एक पार्ट मानिए। तो अगर मैं जिंदा बच गया तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी बात है आप जिंदा बच गए। ठीक है, आप मैंने मरने के लिए इंश्योरेंस नहीं ली थी, आपने ली थी कि अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार वालों को ध्यान रखें। अब क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं जिसको वो कहते हैं यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। वो ना ही इंश्योरेंस होते हैं ना ही इन्वेस्टमेंट होते हैं। मैंने अभी पीछे कुल्फी की दुकान में गया, वहाँ लिखा था आइसक्रीम कुल्फी नहीं होती, कुल्फी कुल्फी होती है, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है। तो हम क्या है, आइसक्रीम को कुल्फी मान रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। दोनों को सेपरेट कर दीजिए। जब आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लीजिए बस। अगर आप जिंदा रह गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा आप जिंदा बच गए। और अगर बाय चांस कुछ हो गया तो आपके परिवार को वो कवर मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ट्रीट कीजिए, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। सर, ये आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए सुकन्या योजना, ये सारी योजना चलती हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ये मेरी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वो सही इन्वेस्टमेंट है? देखिए, मैं हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है। अब कोई लोग होंगे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना जो है मुझे लगता है 7-8% के आसपास कुछ साल का ब्याज देती है। अगर आप 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल देंगे तो भी आपको 10-12% रिटर्न बन जाते हैं। तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये काम करते हैं, म्यूचुअल फंड में 10-12 साल के लिए डाल देते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि अगर आप एक अच्छे निवेशक नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आप 3 साल 4 साल बाद पैसा निकाल लेंगे। तो आपने जो अपनी बच्ची के लिए सोचा था कि मैं कुछ पैसे जमा करूंगा, वो टूट जाएगा। तो अगर तो आप में पेशेंस है, धैर्य है, और आप उस इन्वेस्टमेंट को चलते रहने दे सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, 15-20 साल के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर लीजिए। पर अगर आप में धैर्य नहीं है, आपको फोर्सफुली बांधना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें फोर्सफुली बंध जाते हैं, 15 साल लगाना ही पड़ता है पैसा। तो अगर वो स्थिति है तो इट इज़ बेटर कि फिर आप जो है अपना सुकन्या समृद्धि में पैसा डाल दीजिए। सर, SIP के बारे में बात करेंगे, तो SIP आपने कहा म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, तो SIP क्या अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग उसमें करना होता है, या फिर इसका एक ही है ये म्यूचुअल फंड? नहीं, देखिए SIP ना माध्यम है इन्वेस्ट करने का। हाँ, फॉर एग्जाम्पल SIP एक्चुअली मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि होता ही क्या है।
ठीक, SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक, ठीक है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हर धनतेरस पे गोल्ड खरीदना है, वो SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है। हर अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदते हैं, तो वो भी एक SIP है, हर साल आप गोल्ड खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड में करनी है, आपको म्यूचुअल फंड में करनी है, म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड में करनी है, स्टॉक्स में करनी है, क्रिप्टो में करनी है, किस में करनी है, फिक्स डिपॉजिट में भी आप SIP कर सकते हैं, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, RD। तो SIP इन्वेस्ट करने का तरीका है, उसमें आप इन्वेस्ट किसी भी चीज में कर सकते हैं, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, किसी चीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका गोल कितना लंबा है, कितने साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, और आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। इनके बेसिस पे आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट में तो 5-6 हज़ार स्कीम्स है, आप किस किस पे पैसा डाल दोगे। तो ये जो चीज़ है आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे आपका निवेश का प्लान बनता है। सर, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आम व्यक्ति अपने इनकम को कैसे अच्छा करे ताकि वो इन्वेस्टमेंट में लगा सके पैसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लोग सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन जाएं, ऐसे नहीं होता। इन्वेस्टमेंट करके ना आप धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करते हो। इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट आपको अमीर नहीं बनाती है, आपको अमीर बनाती है आपकी स्किल्स, आप क्या जानते हो, उस चीज़ को कैसे कर रहे हो। आप भी अपने करियर में देखेंगे या अपने पार्टनर के करियर में देखेंगे तो आपकी इनकम बढ़ी होगी बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, ठीक है। आपने अपनी स्किल्स पे फोकस किया होगा, उस स्किल्स को लेवरेज किया होगा, कोई ना कोई तरीके से उसको बेचा होगा, तो आपके इनकम बढ़ती है। इनकम इन्वेस्टमेंट से नहीं बढ़ती है, इनकम से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो जितना आपके पास ज़्यादा इनकम बनेगा उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे और उतना ही अच्छा आपको रिटर्न्स बनेगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कौन सी स्किल सीख रहे हो, उस स्किल को कैसे लेवरेज कर रहे हो, यानी कि किस तरीके से बेच रहे हो, अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ करके बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, और उस इनकम को आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है और फिर उससे रिटर्न्स कमाना है। सर, अगर कोई व्यक्ति गांव में है, गांव में रहता है, तो उसको SIP, म्यूचुअल फंड, इन सब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ करें? ज़मीन ले या फिर गोल्ड? जैसे आपने बताया गोल्ड ले, ज़मीन लेना भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया है ये? बिल्कुल है। तो ये कैसे ज़मीन ले? क्या वो ऐसा होता है ना कि रोड वाला ज़मीन लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर गांव वाले घर वाला प्रॉपर्टी लोगे, तो ये कौन सा चूज़ करेगा? देखिए, किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उसका एक पर्पज़ होता है। इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? सर, ज़रूरी है पर्पज़ होना? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप घर से बाहर निकले, हाँ। आपने गूगल मैप्स खोला और गूगल मैप्स को बोला मुझे रास्ता बताओ, गूगल मैप्स रास्ता बताएगा? नहीं। कब बताएगा? जब मैं कोई लोकेशन फिट करूँ। दैट्स इट। तो आपका प्लान भी तो लोकेशन के हिसाब से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों को कहते हुए कि अरे घर में बेटी हुई है, एक प्लॉट ले लेते हैं, शादी के लिए काम आएगा। हाँ, या फिर गोल्ड ले लेते हैं। या गोल्ड ले लेते हैं, शादी पे काम आएगा। आज ही 100 ग्राम सोना ले लेते हैं, तब शादी में काम आएगा, तब हम महंगा हो जाएगा। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। गोल बेस्ड, क्लियर है, बेटी की शादी के लिए। तो उससे क्या हो जाता है, जब पैसे को पर्पस मिल जाता है ना, तो पैसा अनाथ नहीं रहता, नहीं तो पैसा अनाथ हो जाता है। तो पैसे को पर्पस देना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में आपको पैसा क्यों चाहिए? कोई गोल के लिए चाहिए होगा ना। अगर कोई भी गोल नहीं है तो आपको चाहिए जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, आगे देने के लिए। पर गोल ज़रूर होता है पैसे का। अब क्लासिक गलती क्या होती है, अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, गाँव में है, उसका गोल उसको पता नहीं, उसने सोचा चल यार पैसे फ्री पड़े हैं, अभी दीदी की शादी को 3 साल हैं, एक काम करता हूँ, एक प्लॉट ले लेता हूँ, 3 साल हैं शादी को। अब उसको समझ नहीं है कि प्लॉट कभी भी 3 साल के लिए नहीं लिया जाता। 3 साल में हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए, 3 साल में हो सकता है कि प्लॉट के लिए कोई बायर ना मिले, ठीक है, क्योंकि प्लॉट तो 10-10 साल 20-20 साल लोग होल्ड करते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे पता नहीं था। ऐसा होता है कि प्लॉट अगर ले रहे हो तो कम टाइम के लिए नहीं, कभी नहीं लेना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अभी पीछे मेरे एक फ्रेंड मिले, हाँ। यहीं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। बोले संजय सर, आप ना प्लॉट लेने के लिए मना करते हो, 2022 में जिसने प्लॉट लिया था उसका 2025 में प्लॉट डबल हो गया। मतलब वेरी गुड।
मेरे को एक बात बताओ, जिसने 2014 में लिया था उसका 2022 तक कितना बना? तो उसने बोला 0। तो मैंने बोला अगर किसी ने 2022 में लेके 25 में बेचा उसका नसीब अच्छा था, और किसी ने 2014 में लेके बेचा तो भी उसको 2025 में 2 गुना ही मिला है। तो अगर वो 2014 में लेता और 2017 में उसकी बहन की शादी होती तो क्या करता? देखिए आप है ना, कभी भी इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म में नहीं देख सकते। बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि अरे सर आप ऐसे बोलते हो मेरा म्यूचुअल फंड 18% का रिटर्न देगा, 25% का रिटर्न देगा, और आप बोलते हो 12% पे खुश हो जाओ। मतलब बेटा अभी आने दो एक बार रिसेशन। अभी 6 महीने पीछे आई थी तो सारे लोग भग लिए थे मार्केट से। हाँ। जब सितंबर मार्केट नीचे गिरी, सब लोग भाग गए छोड़ के अपनी SIP। तो हमने तो ऐसे मौसम बहुत देख लिए, 2008 देख लिया, 2016-17 देख लिया, 2020 देख लिया, 2022 देख लिया, और हर मौसम ने हमें स्ट्रांग बनाया। हमें पता चल गया कि हम सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो कभी भी जब आप प्लॉट लेते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, और लॉन्ग टर्म 3 साल नहीं होता। ये आजकल की जनरेशन को 3 साल लॉन्ग टर्म लगने लग गया है। हाँ। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। आप वॉरेन बफेट की जर्नी देखिए, 11 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 60 साल की उम्र यानी 49 ईयर्स में उनकी नेटवर्थ पहुंची $1 बिलियन। ठीक है जी, 11 साल में स्टार्ट किया, 49 ईयर्स के बाद उनकी नेटवर्थ पहुंची $1 बिलियन। आज वो 93 में रिटायर हुए, उनकी नेटवर्थ है $150 बिलियन। तो यानी 60 से लेकर 93, 33 ईयर्स में उन्होंने $149 बिलियन ऐड किया। 49 ईयर्स में $1 बिलियन, और उसके आगे के 33 ईयर्स में $149 बिलियन। ये होती है पावर कंपाउंडिंग की, ये होता है लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म ये नहीं होता कि 2-3 साल में कोई प्लॉट लिया दुगने में बेच दिया, वो कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो ये तो माहौल अच्छा था। अब अगर माहौल फिर से खराब हो गया तो फिर प्राइस अटक जाएगा, फिर माल नहीं बिकेगा, फिर रुक जाएगा। और क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप उसमें से 1 लाख रुपए भी निकाल सकते हो, 50,000 भी निकाल सकते हो, 5,000 भी निकाल सकते हो, और 50 लाख भी निकाल सकते हो। एक बटन दबाना है, अगले दिन पैसा आपके घर पे, मतलब आपके बैंक में। लैंड है या घर आपने ले लिया, तो आपको अभी समझो 2 करोड़ का घर है, आपको इमीडिएटली 25 लाख रुपए चाहिए, तो क्या अपना बाथरूम बेचोगे, या टॉयलेट बेचोगे, या बेडरूम बेचोगे, या हॉल बेचोगे, या स्टेयरकेस बेचोगे, या गार्डन बेचोगे? ऐसे तो नहीं होगा ना, पूरा घर बेचना पड़ेगा, और पूरा घर बिकता नहीं जल्दी। आराम से बिकता है, धीरे धीरे बिकता है। और अगर जल्दी बेचोगे तो 2 करोड़ की जगह 1.5 मिलेगा, डिस्ट्रेस में बिकेगा। तो आपका हर पैसे का ना एक, इसलिए मैं कहता हूँ हर पैसे का एक पर्पस होता है। अगर जब एक मैंने जो एग्जाम्पल लिया कि एक पिताजी बोलते हैं कि मेरी बेटी के शादी के लिए मैं प्लॉट लूंगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगले 25 साल के लिए ये प्लॉट है, तो उनको टेंशन ही नहीं है। अब मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, आजू में जाए, बाजू में, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो 25 साल बाद चाहिए। पर अगर 25 साल बाद भी मार्केट डाउन हो गया फिर भी इतना तो डाउन नहीं होगा कि आज के भाव पे नहीं मिलेगा। हाँ। आज जो चीज, भाई इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मजा आ गया ये क्वेश्चन सुन के। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वही म्यूचुअल फंड जो 10 रुपए का था, वो सितंबर के महीने में 2,200 रुपए का हो गया था, सितंबर 2024 को। फिर वो क्रैश किया, मार्केट नीचे आ गई, तो क्या वापस 10 रुपए का हो गया? नहीं, 1,900 रुपए का हो गया। तो आपने तो 10 रुपए में पैसे डाले थे ना, क्या फर्क पड़ता है 1,900 हुआ या 2,200 हुआ? आपने तो पैसा बना लिया, क्योंकि आप 25 साल 30 साल उस चीज को होल्ड किए। तो जब 25-30 साल आप होल्ड करते हो और वो थोड़ा सा गिर भी जाता है तो क्या आफत आ गई, क्यों टेंशन ले रहे हो? फायदे में नुकसान हुआ ना, नुकसान नहीं हुआ। मतलब जो फायदा होना था वो थोड़ा कम हो गया। भाई आपके पिताजी ने प्लॉट लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, वो चला गया 10 करोड़ रुपए। अब जब 25वां साल आया शादी का, वो रह गया 8 करोड़ रुपए। तो आपका कौन सा नुकसान हुआ? आपने तो 1 लाख में लिया था ना, आपके तो 8 करोड़ हो गए फिर भी। बन गए। तो आप देखिए, पैसे को ना, आप लोगों को क्या चाहिए कि मैं हाईएस्ट पॉइंट पे बेचूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। आपको ये देखना है कि आपको अपने हिसाब से रिटर्न्स बन गए, क्या आपकी जो गोल था वो पूरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे को बेस्ट प्राइस पे बेचना है। हाँ, बट इसमें सेटिस्फाई नहीं होते ना लोग। देखिए वो तो उनकी प्रॉब्लम है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ह्यूमन ग्रीड ऐसी चीज है जो कभी आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती है। आप देखिए, सेटिस्फाई होने का एक ही तरीका है, सेटिस्फाई होने का ये तरीका है कि आपके जो गोल्स हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट से। अब वो कम पैसे रिटर्न्स बना के भी अचीव हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है, ज़्यादा रिटर्न्स बना के अचीव हो रहे हैं तो अच्छी बात है। आपके गोल अचीव होने चाहिए। आपकी बेटी की शादी हो पा रही है 8 करोड़ में, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन करो ना, क्यों परेशान हो रहे हो?
अब बेटी की शादी चल रही है, धूम मच रही है, वहाँ पे सब खुश है, और एक काका मैं तो 10 करोड़ में बेच सकता था, मैंने 8 करोड़ में बेचा। आप क्या एंजॉय कर रहे हो? हाँ, आपने ऐसे 1 बहुत लाख में लोग प्लॉट करते लिया हैं। था, आपने 1 लाख रुपए में प्लॉट लिया था, 25 साल उसको होल्ड किया है, तो 10 की जगह 8 में बिक गया, ठीक है बिक गया, आप दुखी हो, वहाँ शादी चल रही है, तो इस पैसे का क्या मतलब? ऐसे पैसे को तो आग लगा देनी चाहिए जो आपको खुशी नहीं दे पा रही। तो ह्यूमंस को ये क्लियर करना पड़ेगा कि दे विल नॉट गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। हाँ, अगर रीजनेबल उनको मिल रहा है उनका कि वेरी गुड, दे शुड बी हैप्पी। अब कोई 2200 रुपये में नई यूनिट बेचा और डर के मारे 1900 में बेच दिया, आज वो 2200 का वापस हो गया, पर लिया उसने 10 रुपये का था भाई, तो क्या परेशानी है? 1900 रुपये तक तो चला गया ना, 190 गुना कर लिया, 220 गुना नहीं किया। सो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, आप कभी नहीं जीत सकते। मेरा एक फ्रेंड है, जब निफ्टी 20,000 पहुंचा तो मैंने बोला इन्वेस्ट कर ले भाई, बोलता है यार बढ़ गया, अब 18 आएगा तो करूँगा। ठीक है जी, फिर वो 22 चला गया, फिर मैंने बोला भाई इन्वेस्ट कर ले, बोलता है यार 20 आ जाएगा तो कर लूँगा। फिर वो 24 चला गया, मतलब अब कर ले मेरे भाई, तो 22 आएगा तो कर लूँगा। फिर वो 26 चला गया, तो मैंने फिर फ़ोन किया, मतलब 24 अब कर ले भाई, बोलता नहीं 24 आएगा तो कर लूँगा। फिर मार्केट 24 पे आ गई, मैंने फ़ोन किया, मतलब 24 पे आ गई कर ले, बोलता नहीं अब 22 पे कर लो। तो वो तो खेल ही रहा है, अपने साथ ही खेल रहा है। सो ऐसे लोग कैसे पैसे बनाएंगे? आप पैसे डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, महंगे में भी खरीदिए, सस्ते में भी खरीदिए। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मैंने अपनी पहली SIP चालू की थी 2008 जनवरी में। 8 में? हाँ जी, अच्छा। हाँ बुजुर्ग हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में बहुत बुजुर्ग हूँ मैं 2006 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2008 से SIP कर रहा हूँ, ठीक है। अरे वाह। मैंने 2000 रुपये की SIP की थी, 2000 रुपीज़। और मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, उसके बाद मार्केट 63% नीचे गिरी थी, ग्लोबल मेल्टडाउन आ गया था 2008 का। निफ्टी 63% नीचे चला गया था, मतलब अगर निफ्टी 100 का वैल्यू था तो वो 37 रह गया था, ठीक है। उसको वापस अपने 2008 के लेवल पे आने को 5 साल लगे थे, अब पेशेंस। और 2013 में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं SIP कर रहा हूँ, गिर रही है तो कर रहा हूँ, चढ़ रही है तो कर रहा हूँ, बैठा हूँ, तो 2008 से लेके 2013 तक मैं पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है। 5 साल ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला, हर पॉइंट पे डाला, मार्केट गिर रही है तो भी डाला, मैंने सोचा ही नहीं। मेरे पास कोई ऐप नहीं होती थी, 2008 में कोई ऐप नहीं आती थी, एक अकाउंट स्टेटमेंट आती थी, वो मैंने 5 साल बाद देखी। 5 साल तक मैंने देखा ही नहीं पैसा जा रहा है, वो याद ही नहीं था। तो आप हर महीने डाल रहे थे? डाल रहे थे, SIP हो रही थी। कितना डाल रहे थे? 2000 रुपये महीना। तो मैंने करीबन 5 साल में 1,20,000 डाला था। कितना हो गया होगा वो? मार्केट अभी उसी पॉइंट पे आ गई है 5 साल बाद, जहां से मैंने स्टार्ट किया है। मेरा पैसा डबल हो गया था। अरे वाह। मेरा पैसा डबल हो गया था। मैंने क्या दिमाग लगाया उसमें? कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ डिसिप्लिन रखा, तो धीरे 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 डलता गया, मेरे पैसे बन गए। तो ये डिसिप्लिन का भी कोई रूल है क्या? बस पैसे डालते रहो, मज़े करो और चुप रहो, बैठे रहो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी हरकत ना करना सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के देता है। अमेरिका में एक बार रिसर्च हुई कि कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाता है। आपको पता है कौन निकला? कौन? नर्सेज। अब बोलो सर नर्सेज कैसे रिटर्न, उनको तो फाइनेंस का F भी नहीं आता। हाँ। क्योंकि नर्स रात को काम करती हैं, हाँ। थक जाती हैं, दिन में सोती हैं, स्टॉक मार्केट दिन में खुलती है, तो वो कोई एक्शन ही नहीं लेती। 40 साल नौकरी करी उन्होंने, हर महीने पैसे डाल रही थी, पैसा डाल के भूल जाती थी, मार्केट ने पैसा बना के दे दिया उनको। तो आपको जीनियस नहीं होना है। वॉरेन बफेट कहते हैं अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान। आप में कितना भी दिमाग हो, पर आप पे प्लान नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। आप देखो, कोई बोलोगे यार इस आदमी ने पैसे कमा लिए, कैसे कमा लिए? 15 साल से इन्वेस्ट कर रहा है भाई, तो कमाएगा ही कमाएगा। देन आई एम नॉट लकी, आई एम डिसिप्लिन्ड। सो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट ऊपर नीचे होगी, मार्केट का काम है वो, आपका काम है बने रहना। आपको मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ। 2016 में मैंने एक SIP चालू करी, अक्टूबर 2016 में, आज 9 साल होने वाले। 30,000 रुपये महीना डाला, 30,000 रुपीज़ पर मंथ। नया फंड चालू किया था, इन्वेस्टमेंट चालू। 3.5 साल मैंने इन्वेस्टमेंट किया,
मेरा रिटर्न 0% था, 0। जितना पैसा डाला तो उतना ही रह गया, ठीक है। अभी मस्ती खत्म नहीं हुई, उसके बाद आ गया कोविड, ठीक है, डाउन चला गया वो। 25% डाउन चला गया, ठीक है। आज उसमें मैंने उस फंड में करीबन 31 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, क्योंकि मैं 9 साल से ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। उस फंड की वैल्यू 85 लाख है आज। 31 लाख इन्वेस्ट किए थे, 85 लाख से। क्या दिमाग लगाया मैंने? बस एक ही गलती नहीं की, जब वो नीचे गया तो बेचा नहीं, लगा रहा, पैसे बना लिए। अब वो कोई होगा उस टाइम पे स्ट्रेस में आ गया होगा, अरे 25% नीचे होगा, चलो बाहर निकाल लेते हैं। मतलब ये कैसी आधे बेवकूफ़ी लोग है। अभी 2022 में जब ये नीचे गया था तो काफी लोगों ने निकाल लिया था। हाँ, जब वो वॉर हुई थी इनकी, हाँ, यूक्रेन और रशिया की, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनको लगा कि मार्केट नीचे चला जाएगा तो निकाल लो, अभी पैसे निकाल लो। देखो, आपको समझना है मार्केट ऊपर नीचे होना मार्केट का काम है, पर इंडिया खत्म हो रहा है क्या? और अगर इंडिया खत्म हो रहा है तो वैसे ही आपके पैसे कोई काम के नहीं है। ठीक है, वॉर होती है, मार्केट नीचे जाती है, हम खरीदते हैं। लोग बोलते हैं क्यों खरीदते हो भाई? मैंने देखो वॉर हो रही है तो खरीद लेते हैं। अगर वॉर बहुत बड़ी हो गई, न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, तो वैसे ही पैसे काम के नहीं आएंगे, हम वैसे ही निपट जाएंगे सारे। और अगर वॉर रुक गई तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, मैं पैसे बना लूंगा। लॉजिक, सिंपल लॉजिक है। तो जिस दिन वॉर होती है उस दिन तो हम झोला भर के स्टॉक्स ये म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अभी पीछे 7 अप्रैल को मार्केट 3000 पॉइंट नीचे गिरी थी। हाँ। मैंने एक दिन में 10 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड्स खरीदते, एक दिन में। सर, ये म्यूचुअल फंड जो आप खरीदते हो तो इसमें क्या देखते हो आप, किस पे कुछ लगाना ज़्यादा चाहिए? दिमाग नहीं लगाता मैं तो इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, बस देश की टॉप 500 कंपनी में निवेश करता हूँ। उससे ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं। तो आते हैं ऐसे बहुत सारे ना रील्स आते हैं कि इस वाले मार्केट पे लगाओ, ये बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स देगी। तो हमें कोई नहीं पता कौन क्या रिटर्न्स देगी। हमें ये पता है अगर सस्ता खरीदेंगे बाद में महंगा बेचेंगे तो पैसे बन जाएंगे, बस इतना पता है मेरे को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, और इसी को मैं फॉलो करता हूँ। एक्चुअली इसी चक्कर में ना लोग रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो ये चीज़ पता नहीं है, नॉलेज तो है नहीं हमें, तो हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। कैसे डूबेगा? आप देश की 500 बड़ी कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ। क्या 500 की 500 कंपनी डूब जाएंगी? कैसे डूबेंगी? रिलायंस डूब जाएगा, कल डूब जाएगा, टीसीएस डूब जाएगा, इन्फोसिस डूब जाएगा, एचडीएफसी बैंक डूब जाएगा, आईसीआईसीआई डूब जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाएगा। मैं इन कंपनीज की बात कर रहा हूं। ये कैसे डूबेंगी भाई? एक डूब सकती, 2 डूब सकती हैं, 3 डूब सकती हैं, 5 डूब सकती हैं, 500 थोड़ी डूब जाएंगी। आपने 500 कंपनीज में अगर भारत की निवेश कर दिया है, टॉप 500 कंपनीज में निवेश कर दिया, उसके बाद क्यों दिमाग लगा रहे हो? वो बढ़ेंगे आराम से 12-14% CAGR पे, किसी साल माइनस में जाएंगी, किसी साल ज़्यादा प्लस में चली जाएंगी। एवरेज में आपको 12 से 14% का रिटर्न दे देंगे। पर 12 से 14% कितना पावरफुल होता है? अगर आप 20 साल में देख लो तो बहुत पैसा बनता है। लोग FD कर देते हैं अपने पैसों का ना, कि ये सेफ भी है और ये हमारा थोड़ा बहुत बढ़ के मिल भी जाएगा। तो वो सही है FD करना? देखिए, FD के ना कुछ पर्पस होते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो वो FD में होना चाहिए। वो FD में होना वो FD में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी का काम है इमरजेंसी में काम आना। ठीक है, अब रात को इमरजेंसी हो गई तो आप क्या करोगे? अपने डेबिट कार्ड से स्वाइप मारोगे। अब आपका डेबिट कार्ड FD अकाउंट से लिंक्ड होता है, तो वो सीधा वहां से विड्रॉ कर लेगा पैसा। पर अगर आपने वही पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। अब इमरजेंसी रात की है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका इमरजेंसी फंड है। दूसरा आपका यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही सीनियर सिटीजन है और उसके पास पैसे हैं, उसको बस ब्याज खा के अपना ज़िंदगी निकालनी है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उनके पास 2 करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ उन्होंने FD कर दी, ज़िंदगी भर उन्होंने 2 करोड़ रुपए कमाए मेहनत करके 50 साल में। अब उनको डर लगता है कि जी मैं नहीं कुछ करना चाहता। ठीक है, 2 करोड़ की FD कर लो, 6% रिटर्न है, साल महीने का लाख रुपए आपको ब्याज आ जाएगा, आपका घर चलता रहेगा। तो ये भी परफेक्ट है। तीसरा कारण अच्छा यूज़ होता है FD का, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी, SIP कर दी, सब कुछ कर दिया, पर आपके पास बहुत पैसे हैं, अब पैसे बच रहे हैं, तो आपने थोड़ा FD में रख दिया कि भाई कुछ समय बाद मैं चलो एक ज़मीन खरीद लूँगा, कुछ स्टॉक्स खरीद लूँगा, कुछ बाद में गोल्ड खरीद लूँगा, एक मुश्त खरीदूंगा, थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का खरीदूंगा। तो उसके लिए भी आप FD में पैसा डाल सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास उपयोग नहीं है पैसे का। पर FD में भी तो रिटर्न ज़्यादा नहीं है ना, शायद 7 या 8% है। तो मैं बताता रहा हूँ कौन कौन से पर्पज़ के लिए FD से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ नहीं होती है। हाँ। FD से सिर्फ आप इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत बीट कर सकते हो, और इसलिए यही 3 काम के लिए आपको FD यूज़ करना चाहिए, और कोई काम के लिए आपको FD यूज़ नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट फॉर, मतलब FD इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, FD इज फॉर दीज 3 पर्पजेस बस। सर, जब मैं 12th से निकली थी ना,
तो मुझे याद है कि मैं खुद गई थी, मेरा SBI में बैंक है और मैं वहाँ पे गई थी ये म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाने। जी। उस टाइम मुझे पहली बार पता चला था कि म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाना पड़ता है। हाँ। क्योंकि मैंने नया नया वो सब देखा था, ऐसे ही वीडियोस वगैरह, मैंने कहा इन्वेस्ट करना है, जो जो थोड़ा बहुत पैसा आएगा मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। बोलते थे ना 100 रुपये से भी करो, 200 रुपये से भी करो, तो मैंने शुरू गई और मैंने उसको कहा कि मेरा ना म्यूचुअल फंड शुरू कर दो। उसने मुझे यूँ देखा, फिर कहता बेटा उसके लिए ना अकाउंट खोलना पड़ता है। मैंने कहा अकाउंट खोल दो फिर मेरे पापा मेरे साथ गए नेक्स्ट डे, कहते किसी को लेके आना, क्योंकि मैं छोटी भी दिख रही थी उन्हें। तो फिर मेरे पापा नेक्स्ट डे गए, तो पापा ने कहा हाँ इसका खोलो। फिर SIP पर ना उन लोगों ने गाइड नहीं किया। उस टाइम पे हम भी बच्चे थे, हमें नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने ना फिर वो अपना बताने लग गए कि ये ले लो आप, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ये होगा वो होगा। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि अरे फिर मैं तो अब तो आप ले पाओगे। हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद तो ले ही पाओगे। ले लूँगी। तो सर ये जो आपने इसमें बताया कि FD नहीं करने के लिए, मतलब FD सिर्फ 3 पर्पस के लिए करने के लिए, तो जो आपने बताया कि ये बुजुर्ग लोग ज़्यादा सही करेंगे, पर जो जिनको नॉलेज नहीं है वो उनको फिर क्या करना है? लर्निंग सीखो। गाड़ी चलानी आती है बचपन में पैदा होकर किसी को? नहीं। सीखते हैं ना? हाँ। तो सीखो, ये भी सीखो। आपको इतिहास आता है? नहीं आता ना? सीखते हो ना? सीखो, इसको भी सीखो। भाई आप समझो, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आपकी शादी हो गई? हाँ। होगी। क्या आपकी शादी किस उम्र में हुई? मैं 24 साल की 24 साल की थी। हाँ। क्या 24 साल से पहले आपके पार्टनर आपकी लाइफ में थे? नहीं थे। ठीक है, तो पहले 24 साल तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं थे। 24 से लेकर अब जब तक भगवान आपका साथ रखे तब तक आप साथ में हो। ठीक है जी। अब कुछ एक समय आएगा जब आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के जाएंगे, ये शाश्वत सत्य है, सबको पता है। तो यानी आपके पेरेंट्स भी आपके साथ फुल टाइम नहीं रहने वाले, आपके हस्बैंड भी आपके साथ फुल टाइम नहीं है, मतलब पहले नहीं थे अब साथ में है। पर पैसा जो होता है ना, वो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक आपके साथ चलता है। पैदा होने के लिए भी पैसे लगते हैं, मरने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो अगर आपका जीवन, बाकी सारे रिश्ते आपके किसी ना किसी दिन छूटेंगे, ठीक है, या जुड़ेंगे लेट लाइफ में, एक अकेला पैसे का एक लौता रिश्ता है जो आपके जन्म से पहले से शुरू हो जाता है और आपके मरने के बाद तक चलता है। तो क्या ऐसी चीज़ के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जिस चीज़ के साथ आपको सबसे लंबा रिश्ता निभाना है उसके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। अब रिश्ता अच्छा कब होता है? जब आप उस चीज़ के बारे में समझते हो, जानते हो, पढ़ते हो। अच्छा, पहले क्या होता था? ईजी नहीं था, स्कूल्स ने तो कभी सिखाया ही नहीं, कॉलेज ने कभी सिखाया नहीं। पहले बहुत मुश्किल था, लोग किताबें नहीं पढ़ते थे। किताबें हमेशा से लिखी गई हैं, रिच डैड पुअर डैड, वॉरेन बफेट की स्नोबॉल, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं फाइनेंस के ऊपर, पैसों के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, पर लोग नहीं पढ़ते थे। हमारे भारत में लोगों को 299 रुपये की किताब नहीं खरीदनी, 200 रुपये की लॉटरी की टिकट जरूर खरीदनी है। ठीक है, पर ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर आज के दिन पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, कोर्सेज हैं, बहुत कुछ है। आप सीखो ना। सीखने को किसने मना किया? तो आप सीखो बजटिंग क्या होती है, आप सीखो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना क्या होता है, आप सीखो अपनी नेटवर्थ इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बड़े मैथमेटिक्स है। 2 दूना 4 ही तो होगा, पैसों में भी 2 दूना 4 ही होगा। अब 2 के 2 सिक्के साथ में रखोगे तो 4 ही रुपए बनेंगे ना। तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। हर व्यक्ति को फाइनेंस पे कंट्रोल आना चाहिए। अभी ना मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक एक्ट्रेस का, उनका नाम है रिद्धि डोगरा। उन्होंने शाहरुख खान के साथ जवान मूवी में काम किया। उनका भी डिवोर्स हुआ रिसेंटली। तो उन्होंने बताया कि मेरे को डिवोर्स के बाद समझ आया कि फाइनेंशियल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि लेडीज़ क्या होती हैं, खासकर लेडीज़ क्या होती हैं, या तो अपने पापा पे या भाई पे या हस्बैंड पे डिपेंड। बिल्कुल टोटली डिपेंड हो जाती है। देखिए, मैं इस प्रथा के फेवर में, अगेंस्ट में दोनों नहीं, बस इतना कहता हूँ कि थोड़ा बहुत पैसे को समझ लो, कैसे वो ऑपरेट करता है, कैसे चलता है, क्या होता है, आपके पैसे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बस इतना ही समझ लो ना। तो किसी दिन ऐसी कोई स्थिति हो जाए लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा ऐसी स्थिति, कोई भी स्थिति हो जाए, आपके पास और कोई विकल्प ना बचे। पता है, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में 40% से ज़्यादा लोग जब जाते हैं, दुनिया छोड़ के जाते हैं, उनके बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनकी FD कहाँ पे है, उनके बैंक अकाउंट्स कहाँ पे है, उनके इंश्योरेंसेस कहाँ पे है, म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे हैं, स्टॉक्स कहाँ पे, कुछ नहीं पता होता। अभी मैं किसी से मिला तो वो अब बता रहे थे किस्सा, उनके फ्रेंड उनके सामने बैठे हुए थे, 47 ईयर्स 48 ईयर्स के, चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बिल्कुल ऑफिस में बैठे हैं। आखिरी सिप लिया चाय का, उनको बर्प आया और उनकी डेथ हो गई।
स्पॉट पे। उसके बाद उनकी फैमिली को उनका सारा दस्तावेज इकट्ठा करने में 4 साल लग गए। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स या कोई भी डिनर टेबल पे ये बात ही नहीं करता कि भाई आपके इंश्योरेंस पेपर कहाँ पे हैं, आपके प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ पे हैं। उनको ख़राब लगता है कि अरे हमसे कैसे पूछ लिया। अरे कल को कुछ हो जाता है, अनसर्टन है लाइफ। तो जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिनके लिए आप मेरे बार बार तो एक ही बात बोलते हैं, मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। तो उनको बता तो दो कि भाई तुम्हारा सामान कहाँ है, कल को कुछ हो गया तुम्हारे को तो उनको पता तो हो कि क्या बैंक अकाउंट से, क्या म्यूचुअल फंड अकाउंट से, क्या। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट को लेके सीखनी पड़ेंगी, ऑप्शन नहीं है। आज 2-3 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा फंड्स में पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और अनक्लेम्ड इक्विटी में पड़ा है। यानी कि पिताजी चले गए, फिजिकल फॉर्मेट में शेयर है और बच्चों के पता ही नहीं उनके पास शेयर्स और डिविडेंड्स है उनके। करीबन 2 से 3 लाख करोड़ रुपए ऐसा पड़ा हुआ है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस के क्लेम्स ही नहीं जाते क्योंकि उनके बच्चों को पता ही नहीं है कि जो है इंश्योरेंस का क्लेम डालना है। उनको पता ही नहीं उनके फादर के पास इंश्योरेंस थी। ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना। आपने ज़िंदगी भर प्रीमियम दिया, अब जब मौका आया कि आपके बच्चों के लिए वो पैसा सहूलियत दे सकता था आप, तो मैं जैसे हमारे भगवत गीता में बोला है, भगवत गीता आपको सिखाता है हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। यानी कि आपको जीना कैसे है और जाना कैसे। तो फाइनेंस में भी आपको जाना कैसे वो भी सीखना पड़ता है। आपको विल करनी पड़ती है, आपको एसेट्स का प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, एसेट रजिस्टर बनाना पड़ता है, अकाउंट्स के पासवर्ड देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने पड़ते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जिनके लिए आप कर रहे हो अगर उन तक पहुंचा नहीं तो आपकी तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया ना। वो तो आपको गाली देंगे पीछे आपके जाने के बाद, क्या यार बापू ने बताया नहीं या मम्मी ने बताया नहीं। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी नेचुरल और बहुत ईजीली सीख सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नासा में जाओ और जाके जो है रॉकेट मून पे भेज दो। मैं आपको कह रहा हूँ बेसिक अपने फाइनेंस जमा भाग जिसे कहते हैं वो कर लो, दैट्स इट। सर ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? नॉट एट ऑल। मेरे को लगता है पढ़ा लिखा होता तो इन्वेस्टमेंट खराब हो जाती क्योंकि फिर आप बहुत छेड़खानी करते हो। देखो चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के पार्टनर थे, उन पिछले साल निधन हुआ उनका, वो वैसे वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा स्मार्ट थे, बड़ी अच्छी बात बोलते थे वो। तो वो कहते थे कि द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। मतलब कंपाउंडिंग जब चल रही होती है ना उसको डिस्टर्ब मत करो। मैंने क्या बोला, नर्स को नहीं पता क्या चल रहा है, वो हर महीने पैसा डाल रही है अपना, उसको 40 साल नौकरी करनी है। अचानक से 40 साल बाद जब वो देखो मैं तो मिलियनेयर बन गई, बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा लिए। क्यों कमाए? क्योंकि मैं देख ही नहीं रही थी। अगर यहीं कोई बहुत हमारे जैसा समझदार तेज आदमी हो जिसको इन्वेस्टमेंट्स है, वो रोज़ देखेगा अरे यार आज ये वाला स्टॉक गिर गया यार, चल इसको बेच के ये खरीद लेते हैं। पता चला वो अगले दिन चला गया, ये नीचे चला गया। ये सर्कस चलता रहेगा आपका। तो भूल जाओ, लंबे समय के लिए निवेश करो, देश की टॉप 500 कंपनीज में निवेश करो। स्टॉक खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? उसका रीज़न है। देखिए स्टॉक खरीदना ना हमारा काम नहीं है। स्टॉक खरीदने से पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आना चाहिए, माइक्रो समझ आना चाहिए, आपको कंपनी के फाइनेंशियल समझ आने चाहिए, आपको रेशियोज पता होने चाहिए, आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए जो आम जनता कैसे आएगा? अच्छे खासे एनालिस्ट लोगों को नहीं पता। तो ये सब काम मत करो। एक फंड, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, म्यूचुअल फंड का रिस्क देख लो, उस रिस्क के हिसाब से अपना पैसा डाल दो। आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तो कम रिस्क वाले में डाल दो। भाई वहाँ तो हर तरीके का पकवान है ना। आपको बिरयानी भी मिल रही है, आपको पुलाव भी मिल रहे हैं, आपको स्टीम राइस भी मिल रहा है, जीरा राइस भी मिल रहा है। आप खाओ जो खाना है, कौन सा चावल खाना है आपको, खिचड़ी भी मिल रही है। अपने स्वाद अनुसार और हालत अनुसार खा लो। सर आपने जैसे कि कहा कि हमारी जो महिलाएं हैं वो डिपेंड रहती हैं, और ये एक्चुअल में सच बात है कि वो डिपेंड रहती हैं, पहले अपने फादर पे, फिर भाई, फिर हस्बैंड, वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है। तो वो लोग अगर ये वीडियो देख रही हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं सिर्फ इतनी सलाह देना चाहूँगा, मैं नहीं कह रहा कि आप माननीय फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, निर्मला सीतारमन जी बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। आपका पैसा कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा है, कहाँ निवेश किया हुआ है, क्या आपके पास अपना इमरजेंसी फंड है कि नहीं है, ठीक है, क्या निवेश हो रहा है आपके पैसों से, आपकी इंश्योरेंस है कि नहीं है। बस 5-6 चीज़ें हैं, समझ लो। उससे ज़्यादा थोड़ी बोल रहा हूँ कुछ, बाकी अपना काम करो जो कर रहे हो। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहेंगी तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट बस वो हो, आदमी हो, कोई भी हो, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो।
क्योंकि वो बेस्ट तरीका है ना इन्वेस्ट करने का, और कोई तरीका अच्छा नहीं है अपने पास इन्वेस्ट करने का। ज़मीन में आप छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको बड़ा पैसा चाहिए। अब आप पैसा अगर समझिए महीने का 2000 ही इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 2000 में ज़मीन तो आती नहीं है, पर 2000 में म्यूचुअल फंड आ जाता है, तो उसमें डाल दो। सर ये हमने बहुत देखा है कि किसी ने स्टॉक मार्केट में लगाया पैसा, बाई चांस उसका पैसा बढ़ के मिल गया, तो जो सामने वाला होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो कहता है अच्छा तूने इसमें लगाया पैसा, और वो भी जा कर के लगा देता है और पता चलता है कि वो लॉस में चला गया। तो ऐसे क्या एक्साइटमेंट में आपको ये काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई भी काम एक्साइटमेंट में करोगे तो वैसे ही खराब होता है। और आपको क्यों वापस स्टॉक्स में डालना है पैसा? आप म्यूचुअल फंड में डालो। घूम फिर के मैं वहीं आ जाऊंगा, जो भी आप क्वेश्चन बोले मेरा एक ही म्यूचुअल फंड है। एब्सोल्युटली। उसके अलावा आप देखिए, आप बात समझिए कि मार्केट में 6000 कंपनीज हैं। हाँ। आप जानते हो सारी 6000 का नाम? नहीं। कोई भी नहीं जानता होगा, मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो आपको ये समझना है कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है काम करना, और पैसा मैनेज करना म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम है। वो काम करेगा ना, उसका काम है ये सब करना। वो ढूंढेगा कंपनी, वो अपनी रिसर्च करेगा, उसकी टीम बैठी हुई है, वो इस बात के पैसे लेता है हमसे, तो लेने तो उसको पैसे। और अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपने बैंक के पास चल जाओ। आपको कुछ भी नहीं आता, आप अपने बैंक के पास चले जाओ और उसके साथ बैठ जाओ। और मैं फिर भी कहूँगा, देखिए ऐसा है कि अंधा विश्वास किसी पे मत कीजिए। अगर आप बैंक पे भी जा रहे हैं तो 2 बैंक्स पे चले जाइए, एक बैंक ए पे चले जाइए, एक बैंक बी पे चले जाइए, दोनों को अपनी स्थिति बताइए, देखिए आपको कौन सी क्या सलाह दे रहा है। यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, मेरी वीडियोज़ देख लीजिए, थोड़ा बहुत आपको वहाँ से आइडियाज़ आ जाएंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ आप राइट क्वेश्चनिंग कर पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ आप एक्सपर्ट बन जाओगे, पर सही प्रश्न भी कर लोगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका। एटलीस्ट बैंक को समझ आ जाएगा कि यार ये बेवकूफ़ नहीं है, ये प्रश्न कर रही है। सर बस मैं अपने व्यूवर्स को समरी के उससे समझाना चाहूँगी। पहली चीज़ कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। दूसरी चीज़, SIP कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए करें, शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल ना करें। अगर आप ज़मीन भी खरीद रहे हो तो वो भी लॉन्ग टाइम के लिए खरीदें, शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल ना करें। FD जो है ये बेसिकली जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हो गया, या फिर आपके जो आपने बोला इमरजेंसी फंड, उसको सिक्योर करने के लिए जी, है ना। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और आज तो मुझे भी SIP को लेकर के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो मैं भी जल्दी चालू ज़रूर करने वाली हूँ। ग्रेट। पर जाने से पहले एक क्वेश्चन है सर, कि जैसे हम SIP वगैरह कर लेते हैं पर उसके लिए ना पेशेंस नहीं होता, हम तुरंत उसको निकालना। ये एक चीज़ है कि जैसे हमने 100 रुपये लगाए, वो नेक्स्ट डे 150 भी है ना, तो हमें लगता है इसको निकाल लो, बढ़ गया हमारा तो पैसा बढ़ गया। तो ये नहीं करना है ना हमें? बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर 15 साल बाद 15 साल का गोल रखा तो 15 साल बाद देखेंगे, क्योंकि उस दिन ये 100 का 150 नहीं होगा, ये 100 का 2000 हो जाएगा। तो आप 150 पे क्यों खींच रहे हो? आपको ज़रूरत क्या है पैसों की? अगर आपका घर चल रहा है, आपका इमरजेंसी फंड सेट है, आपके इंश्योरेंस सेट है, आपका घर, आपके खर्चे चल रहे हैं, तो क्यों देखना उधर? मैंने क्या बोला? आप अपने बच्चे से पूछते हो क्या 2 साल की उम्र में मेरे को पैसा दे? आप तो वहाँ 22 साल वेट करते हो जब तक वो पढ़ाई नहीं कर लेता। तो इसको भी तो पढ़ाई करने दो बेचारे को थोड़ी सी, है ना। अच्छा, जब आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो हर क्लास में फर्स्ट थोड़ी आता है, कभी फेल भी होता है, कभी फर्स्ट भी आता है, ठीक है, कभी छोड़ भी देता है। तो फिर भी आप बच्चे के साथ रहते हो ना। ऐसा तो नहीं है बच्चे को छोड़ देते हो कि जब फर्स्ट आएगा तभी तेरे साथ रहेंगे, नहीं तो तेरे को छोड़ देंगे। तो अगर कभी कभी इसलिए बेचारे ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो इसको भी छोड़ रहे हो, इसके साथ भी रहो थोड़ा टाइम। सर तो बस यही है। हाँ, एक और चीज़ कि ये बैटिंग ऐप वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो यूथ जो है ना ज़्यादातर वो इस सब की तरफ जा रहा है। जैसे एक आजकल बहुत चल रहा है लूडो वगैरह पे पैसे लगाओ, इतने से इतना कमा लो, बहुत चल रहा है ये कि आपने 100 रुपये लगाए तो यूथ तो खुश हो जा रहा है कि उसे 200 रुपये मिला। बट उनके लिए आप सही गाइडेंस ऐसा क्या बोलना चाहोगे कि वो इस चीज़, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो उस चीज़ को फॉलो करें? रोज़ खेलो, मज़े करो, पैसे गवाओ, ख़त्म कर दो अपने आप को। जाओ फिर बैठो सड़क पे अपने फुकरे दोस्तों के साथ, यही है फिर तुम्हारी ज़िंदगी। देखो, यू हैव टू चूज़, यू हैव टू चूज़। आपको चूज़ करना है कि आपको जीवन कैसा चाहिए। आपको बढ़िया जीवन चाहिए तो बढ़िया काम करो, पढ़ाई करो, एक्टिव इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। और फायदा जो बैटिंग ऐप में 100-200 लगा रहे हो वही म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड में लगाओ ना। वहाँ तो आप देखते हो नहीं यार वो 200 का 20 रुपए कम ना हो जाए, यहाँ पूरा 200 हारने को तैयार हो। हाँ,
क्योंकि यहाँ दिखता है आपको कि मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ ये सब मत अभी करो। बीच में एक चला था ना कि कोई करोड़ शायद जीत गया था, कुछ भी ऐसा चला था कि उसने एक बैटिंग ऐप में कुछ लगाया और उसका बहुत, वो करोड़ों में जीत गया, तो उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए लोग। कह रहे हैं थोड़ा सा तो लगा के ट्राई कर सकते हैं ना, शायद वो हम ऐड भी के आ लिए जाए। अच्छा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 60% जो लोग कौन बनेगा करोड़पति में जीते हैं, सबका पैसा 2 साल के अंदर खत्म हो गया। ठीक है, एक सुशील सिंह थे बिहार के, 5 करोड़ जीते थे, 5 करोड़ रुपए जीते थे, 2 साल में खत्म हो गए, वापस जीरो हो गए। एक कचरा बिनने वाला था यूके में, वो 2 मिलियन पाउंड की लॉटरी जीता था, 2 साल में जीरो करके बैठ गया। पैसा आने से आप अमीर नहीं बनने वाले, उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। कभी कभी एक व्यक्ति जो महीने का 50,000 कमाता है ना, वो ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहा होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो साल का 5 लाख कमाते हैं, 3 लाख खर्च करते हैं, 2 लाख निवेश करते हैं, मज़े का जीवन जीते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो साल का 50 लाख कमाते हैं और उनका खर्चा 70 लाख रुपए। हाँ, वो क्या अच्छा जीवन जिएंगे। मैं तो कहता हूँ ये दूसरा लड़का कम कमा के भी खुश है। कमाई आपका मापदंड नहीं है, आप कैसा पैसा बचा रहे हो, उसको निवेश कर रहे हो, ये मापदंड है। कमाई आप कितनी भी कर लो, अगर खर्चे उससे ज़्यादा कर रहे हो, भाई आपका घड़ा कितना भी भरा हो पर छेद अगर है उस घड़े में तो खाली हो जाएगा। और आपका घड़ा छोटा भी हो, उसमें छेद नहीं है तो खाली नहीं होगा। सिंपल बात है। तो मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इक्वली इंपॉर्टेंट उसको मैनेज करना भी। थैंक यू सो मच सर, इतना सारा चीज़ और इतना सारा ज्ञान देने के लिए। Thank you so सच में इसकी बहुत ज़रूरत थी लोगों को भी और मुझे भी पर्सनली, क्योंकि आज तक SIP की तो बहुत सारी वीडियोस देखी थी पर इतना क्लियर नहीं आया था समझ जो आज आया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना लव दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतने कम टाइम में इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स और इतने व्यूज़ दिए, उसके लिए मेरी इच्छा है। सिर्फ ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को अपने गेस्ट के द्वारा अच्छा गाइड करवा पाऊँ, जिससे आप अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस अच्छा कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो कैसे आना है। ये सारी वीडियोस मैं कवर कर रही हूँ। आप बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो में कौन से गेस्ट को बुलाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।